नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, ये सेशन, ये वीडियो उन डॉक्टर्स के लिए है जो कि मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं, या फिर उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों को मानसिक प्रॉब्लम्स हैं। तो डॉक्टर्स के लिए तो इसलिए है कि उनको जानकारी दी जाएगी इन बीमारियों के बारे में, और फिर उसके आधार पे वो ऐसे बच्चों का, ऐसे पेशेंट्स का, यंग लोगों का इलाज कर सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए ये वीडियो इसलिए है कि वो इन बीमारियों के बारे में जानें और फिर किसी अच्छे से क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क करके इन बीमारियों का इलाज कराएं। ठीक है, तो यूँ समझ लीजिए, पहले से ही ऐसा होता आया होगा, लेकिन अभी हमने लगभग पिछले 10, 15, 20 साल में हमने देखा है, 50 साल तो हमें हो गए आयुर्वेद के फील्ड में आए हुए, तो लगभग 20 बरस कहिए या 25 बरस कहिए, जब से ये शताब्दी बदली है, ये मिलेनियम बदला है, यंग लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। उनके सामने आने वाली चुनौतियों का में फ़र्क आ गया है। ओके, और उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, किसको वो महत्व देते हैं, उसमें फ़र्क आ गया है। तो इसका एक बहुत गहरा असर यंग लोगों पे हो रहा है। यंग लोगों का मेरा मतलब क्या है? देखिए, मन के ऊपर तो असर, जैसे बच्चा पैदा होता है या इवन बच्चा गर्भ में होता है, तो मन के ऊपर तो असर तभी से शुरू हो जाता है। लेकिन पहले 7 साल में बच्चे का पालन पोषण जिस वातावरण में होता है, जिस तरह से होता है, उसका गहरा इम्पैक्ट, गहरा असर उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर रहता है। लेकिन उसके बाद भी जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि लगभग 20 साल की उम्र तक जो यंग लोग भी हैं, टीनेजर्स यानी किशोर किशोरियां हैं, लड़के लड़कियां, इनके सामने जो चुनौतियां आती हैं, जो इनके सामने जो समस्याएं आती हैं, उनका गहरा असर इन लोगों के माइंड पे पड़ता है। तो अब हो क्या रहा है, जो हो रहा है, तो उसको देखते हुए, यानी जो यंग लोगों में मैं जिन बच्चों की बात करने जा रहा हूँ, वो एक्चुअली यूँ समझ लीजिए कि 15-16 साल से लेकर आगे है। तो बीमारी तो चलती है 25, 30, 35 साल तक के एज ग्रुप का, यानी 15 से लेकर 35 साल के यंग लोगों के बारे में ही मैं ज़्यादा बात करूँगा। लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ, मैं एक जिम्मेदार भारतीय हूँ। ओके, और डॉक्टर तो हूँ, चलो ठीक है, वो बाद में है, पहले मैं एक इंसान हूँ, फिर मैं भारतीय हूँ। ओके, और अब जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये है कि मुझे फ़ोन आता है और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं इस तरह के फ़ोन जब मैं सुनता हूँ, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। कोई माँ या कोई बाप मुझे फ़ोन करता है, साहब हमारा बच्चा है, उम्र उसकी 15 साल है, 18 साल है, 20 है, 25 है, 30 है, तो इसका जो बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है, और ये बड़ी अजीब हरकतें करता है, ये उदास रहता है, इसमें गुस्सा बहुत है, चिड़चिड़ापन है, या इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हैं इसमें। ओके, तो अब जब ऐसे, या कई बार कुछ बच्चे मरने की बात करते हैं, आत्महत्या की बात करते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, ऐसे बच्चों, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं साहब बच्चा पढ़ भी नहीं रहा। अच्छा, पढ़ लिया मान लो, काम कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठा हुआ है, करूँगा, और अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं। कोई पूछता है क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तो उनको लगता नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। या उनको डाउट होता है कि ये दूसरे लोग जो हैं
वो मेरे विरुद्ध, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे किसी प्रकार का नुकसान देना चाहते हैं। तो किसी को बड़ी टेंशन होती है क्या होगा ज़िंदगी में। तो डॉक्टर्स, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़रूर आते होंगे, और जो पैटर्न चल रहा है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले देखना है कि इन बच्चों की प्रॉब्लम है क्या। तो उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो एक ग्रुप है ऐसे बच्चे जिनको अंदर अंदर टेंशन बहुत होती है, उनको चिंता बहुत होती है, भविष्य की बड़ी चिंता होती है, वो डर जाते हैं, घबराए हुए होते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, पसीना आता है, घबराहट, नींद नहीं आती है, डरे डरे रहते हैं, या इस तरह के बच्चे हैं। तो ये एक ग्रुप है, इनको आप कह सकते हैं कि ये ऐसे बच्चे, ऐसे यंग लोग, बच्चों का मतलब 15 साल, 18-20 साल या 25, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो हैं वो, उनको आप रख सकते हैं कि ये ग्रुप है चिंता करने वाले लोगों का ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है, ठीक है। इनको एंग्जाइटी आप कह सकते हैं ज़्यादा होती है, या इनको डर होता है, तो फोबियाज होते हैं। तो ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप होता है जो उदासी वाला ग्रुप है। तो उदासी वाला ग्रुप जो है उसको आप कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उदास रहते हैं, इनके अंदर ऊर्जा नहीं रहती, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती, रोते रहते हैं, मरने की बात करते हैं, इस तरह के एनर्जी होती नहीं, सोते नहीं है पूरी तरह से, नींद नहीं होती, सो भी जाएंगे तो बोलेंगे कि नींद नहीं आई, ऐसा। तो ये डिप्रेशन वाला ग्रुप हो गया। अब एक तीसरा ग्रुप है, वो उसको कुछ लोग समझते हैं कि डिप्रेशन है, एक्चुअली वो डिप्रेशन नहीं होती है, वो पागलपन होता है, जैसे आयुर्वेद में उन्माद कहते हैं, ठीक है। बड़ी अजीब हरकतें होती हैं कि ऐसे लोग जो है अपने आप से बातें करते रहते हैं, उनको ये, जैसे मैंने पहले कहा, उनको लगता है कि दूसरे लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। तो और अपनी दुनिया में खोए रहेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करते रहेंगे। कभी कभी वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये एक पागलपन वाला ग्रुप है जिसको आप उन्माद कह सकते हैं, ठीक है। तो मैडनेस वगैरह जो उनको कह सकते हैं, ये मोटे तौर पे मैं इन 3 ग्रुप्स पे बात करूँगा। तो आपको करना क्या है, तो पहली बात समझ लीजिए अच्छी तरह, चाहे वो पहला ग्रुप हो जिसमें बच्चों को, लड़के लड़कियों को बहुत टेंशन होती है, चिंता होती है, एंग्जाइटी है, या दूसरा डिप्रेशन वाला है, या तीसरा पागलपन का ग्रुप है, उन्माद का, तीनों ग्रुप्स में आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग आपको आनी चाहिए, काउंसलिंग के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए, और ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग का मतलब सिंपल सा मैं बताता हूँ क्या होता है, समझाना है। लेकिन समझाना इस तरह से नहीं समझाना कि भाई मान लो कोई अपने आप में बातें कर रहा है तो आपने उसको समझा दिया कि तू अपने आप में बातें मत किया कर, कोई नहीं समझने वाला। इस तरह काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको उसके मन को जानना है, उसके साथ एक संवाद स्थापित करना है, बातचीत करनी है, और बातचीत करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब उसको धीरे धीरे उसके विचारों को पहले समझना कि वो कौन सी दुनिया में जी रहा है, उसको फील क्या हो रहा है, और फिर उसके धीरे धीरे कुछ इस तरह से उसके साथ संबंध बनाइए बातचीत में कि वो आपकी बात को समझना शुरू करे, माने, और फिर आप उनको दूसरे विषयों में लगाइए, ठीक है, दूसरे विषयों में लगाइए। तो धीरे धीरे ध्यान भटकाइए, भटकाने का मतलब ध्यान बटाइए दूसरी चीज़ में, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ में काम जो है ध्यान लगाइए उनका। तो ये काम तो करना पड़ेगा। अब इसके बाद आती हैं दवाइयाँ। तो दवाइयों को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर तो पहला ग्रुप है जिसमें चिंता बहुत रहती है, तो इसमें घबराहट होती है, धक धक होता है, तो ऐसे में कई सारी दवाइयाँ हैं, उनमें से आपको देनी पड़ेगी। पहले आप उनको देखिए, मैं इसमें भी ग्रुप बनाऊंगा, आप समझ लीजिए। ये ऐसे लड़के लड़कियों को या तो आप ब्राह्मी दीजिए, या शंख पुष्पी दीजिए, या मंडूक पढ़ने दीजिए, इनमें से कोई एक दे दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ।
इनमें से आपने ब्राह्मी भी देनी है, मंडूक पढ़नी भी देनी है, शंख पुष्पी भी देनी है, ऐसा नहीं करने का। इनमें से कोई एक चुन लीजिए, एक। दूसरी जो दवाई आपको ऐसे बच्चों को देनी है, पेशेंट्स को, वो देनी है तगर। तगर जरूरी है, मन को शांत करेगा। जो ब्राह्मी मंडूक पढ़नी आपको पता है मेध्य रसायन है, टॉनिक है ब्रेन के लिए। तो ब्रेन टॉनिक ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको वो ठीक करते हैं। दूसरी बोली मैंने तगर, ठीक है, ये भी हो गया। ये दो तो आपको देनी है। लेकिन मान लीजिए ऐसे लोगों को घबराहट बहुत होती है, धक 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 होता है या पसीना बहुत आता है, तो ऐसे लोगों को आप गोजिह्वा दे सकते हैं, ठीक है, गोजिह्वा दे सकते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको हल्की सी साथ में डिप्रेशन होती है, उदासी होती है। यानी मेनली क्या है, मेनली चिंता है, एंजाइटी है, लेकिन साथ में जुड़ी हुई थोड़ी सी डिप्रेशन है। तो उसके लिए आपको ज्योतिषमती दे देनी है। तो मैंने 4 प्रकार की दवाइयाँ इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको बताई हैं। पहला ग्रुप बताया जिसमें 3 दवाइयाँ हैं, ब्राह्मी, मंडूक पढ़नी, शंख पुष्पी। इनमें से कोई एक दे दीजिए। दूसरा ग्रुप मैंने क्या बताया, दूसरा ग्रुप बताया तगर, वो तो देना है, ठीक है, और तगर, इसमें एक ही चीज़ दीजिए। तीसरा ग्रुप मैंने क्या कहा कि अगर किसी को घबराहट होती है, धक 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 ऐसे धड़कन महसूस होती है, तो गोजिह्वा दीजिए। और साथ में आपको देनी है हर एक पेशेंट को, उनको थोड़ी थोड़ी डिप्रेशन रहेगी तो आपने देनी है ज्योतिषमती। तो ये 4, इनको देना कैसे, सिंपल है। इन सबकी घन टैबलेट आती है, ब्राह्मी घन टैबलेट, मध्यष्टि घन टैबलेट, शंख पुष्पी घन टैबलेट, 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार की डोज होती है। ऐसे तगर की घन टैबलेट आती है, उसी तरह गोजिह्वा की घन टैबलेट आती है, उसी तरह से ज्योतिषमती घन टैबलेट आती है। तो ये आपको दे देना। ये पहला ग्रुप हो गया। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की जिसमें डिप्रेशन है। अब इसमें मेन दवाई आपकी कौन सी रहेगी, मेन रहेगी ज्योतिषमती। ये आपको बिना ज्योतिषमती के डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा हमने पिछले अपने लाइफ टाइम में सीखा है, ज़िंदगी भर में। तो आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप ज्योतिषमती नहीं दे रहे हैं, तो हमारी नज़र में वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। अब उसके साथ मान लो ज़्यादा कुछ लोगों को आप ज्योतिषमती से कंट्रोल कर सकते हैं, डिप्रेशन यानी दूर कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, उदासी बहुत ज़्यादा गहरी होती है, तो ऐसे में आपको साथ में देनी पड़ेगी कपिकच्छु, ठीक है। तो ये 2 हो गई। अब इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको एक और दवाई चाहिए होगी, और उस दवाई का नाम है गंडीर। तो ये 3 दवाइयाँ आप दे सकते हैं डिप्रेशन के लिए। कौन कौन सी बोली, ज्योतिषमती, कपिकच्छु और गंडीर। और देनी कैसे है, ज्योतिषमती आपको पता है कि वो टैबलेट भी आती है, तेल भी आता है, 5-5 ड्रॉप 3 बार, लेकिन आप शुरू में टैबलेट दीजिए, बाद में तेल पे आइए। दूसरा कपिकच्छु घन टैबलेट है 2-3 बार, ज़रूरत पड़े साथ में गंडीर घन टैबलेट दे दीजिए। ये हो गया। इनमें से ये जो डिप्रेशन वाले पेशेंट आता है, इनमें कुछ थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, चिंता भी होती है। तो आप क्या करेंगे, चौथी दवाई ब्राह्मी दीजिए या मंडूक पढ़नी दीजिए या शंख पुष्प दीजिए। तो 4 हो गई। आप चारों टैबलेट मत दीजिए, किसी किसी को हो सकता है आपको ज्योतिषमती और साथ में ब्राह्मी, मंडूक पढ़नी, शंख पुष्पी में से कोई एक देनी पड़े, बस हो गया काम। लेकिन डिप्रेशन ज़्यादा है तो ज्योतिषमती के साथ आपको क्या देना पड़ेगा, कपिकच्छु। और ज़्यादा है तो साथ में गंडीर। ये हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया डिप्रेशन का। अब तीसरा ग्रुप जो है ना, वो बड़ा खतरनाक है, जिसको मैंने पागलपन कहा, आयुर्वेद में उसे उन्माद कहते हैं, मैडनेस वगैरह। तो ऐसे जो पेशेंट्स होंगे उनको पहले से एलोपैथिक इलाज जो है, जो वो लोग इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं या साइकोसिस कहते हैं या कुछ भी बोलें, हम तो उसको उन्माद कहने वाले हैं। तो जो ट्रीटमेंट चलता है उसको चलने दीजिए, उसको रोकिए मत, वो चलने दीजिए। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप दे दीजिए। और इसके लिए हम लोग जो मेडिसिन दे सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 पे आपने देनी है जटामानसी, नंबर 2 पे देनी है तगर, नंबर 3 पे आपको देनी है ज्योतिषमती। कैसे देंगे,
जटामांसी आप दीजिए घन टैबलेट के रूप में 2-2 टैबलेट 3 बार। तो अगर भी आपको घन टैबलेट के रूप में देना है 2-2 टैबलेट 3 बार। अब ज्योतिषमती जो है वो आप 3 तरीके से दे सकते हैं। या तो आप दीजिए ज्योतिषमती घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार, या फिर ज्योतिषमती तेल है 5-5 बूंद 3 बार शहद में मिला के या दूध में मिला के दे सकते हैं। और या दे सकते हैं एक जो स्पेसिफिक आयुर्वेद में दवाई बताई है ना पागलपन की, मैडनेस या उन्माद की, वो है ज्योतिषमती रसायन। तो ज्योतिषमती रसायन में ज्योतिषमती तेल होता है, घृत होता है और गंधक आंवला सार गंधक होती है, एक लिक्विड होता है। तो इसकी 15-15 ड्रॉप्स आपको अपने पेशेंट को देनी है दिन में 3 बार, ठीक है। अब ये चाहे आप एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट करें, पहला ग्रुप है, दूसरा डिप्रेशन का करें, तीसरा पागलपन उन्माद का करें, आपने करना क्या है कि हर एक पेशेंट में ये दवाइयाँ आपको 3 महीना चलानी है और उसके बाद 15 दिन दवाइयाँ बंद करनी है और फिर चलानी है, फिर बंद करनी है। और जब आपको लगे कि सुधार हो रहा है, 100% पेशेंट्स में सुधार हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर में होता है, तो आगे जाके इनकी डोज को आप कम करते जाना। लेकिन 3 महीना दीजिए, 15 दिन बंद करिए। अब आप पूछेंगे 15 दिन क्यों बंद करनी है? 15 दिन इसलिए बंद करनी है क्योंकि लगातार दवाई देंगे उसका असर ख़त्म होता जाता है, बॉडी शरीर में जाके दवाई को बहुत जल्दी नष्ट कर देती है, काम ही नहीं करती है। इसे आयुर्वेद में कहते हैं ओक्सात्म्य और मॉडर्न फार्माकोलॉजी में इसे कहते हैं एंजाइम इंडक्शन। तो उसे बचाने के लिए अब मान लो आपने 15 दिन दवाई बंद की और पेशेंट को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, तो बड़ी अच्छी बात है, 15 दिन बाद दोबारा शुरू करो। लेकिन पेशेंट को प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे? तो फिर जो दवाई बंद की है उस ग्रुप की कोई दूसरी दवाई 15 दिन के लिए दे दीजिए, या बहुत तो बहुत 1 महीने के लिए। एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक एंग्जाइटी का पेशेंट है, उसे आप चला रहे थे ब्राह्मी, आपने 3 महीने चलाई, 15 दिन बंद करनी है, लेकिन पेशेंट को एंग्जाइटी होने लगी तो आपने ब्राह्मी की जगह अगले 15 दिन या 1 महीना मंडूक पानी दे दी, या फिर शंख पुष्प दे दी। या फिर अगर डिप्रेशन है, आप उसके ज्योतिषमती चलाए जा रहे हैं, तो 3 महीने के बाद बंद की, तो बाकी 15 दिन में अगर डिप्रेशन दोबारा स्टार्ट हो गई तो आपको कपिकच्छु ऐड करना पड़ेगा। मान लो आप कपिकच्छु भी दे रहे हैं तो गंडीर ऐड करना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई उस तरह की मेडिसिन आपको देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हर एक डॉक्टर के लिए नहीं है। तो एक अगर आप मानस रोग में, यानी जो दिमागी बीमारियां हैं, उनका इलाज करते हैं तो आपको इस गहराई से सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आयुर्वेद डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। समाज में एक बड़ा वर्ग है इन लोगों का, यंग लोगों का, जो 15 साल से 35 साल के बीच में है, जिनको ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं और वो बेचारे बड़े परेशान हैं, उनकी फैमिलीज तबाह हुए जा रही हैं। माँ बाप उनके बेचारे क्या सोचते होंगे? बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को पालते पोसते हैं, फिर बच्चे को एक उम्र के बाद कोई ऐसी घटना घटती है, किसी को प्यार में धोखा मिल गया, किसी को ये हो गया, किसी का वो हो गया, तो वो बच्चा इस हालत में चला जाता है। तो हम डॉक्टर्स का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उन पेरेंट्स के लिए हम कुछ करें। तो पहले मनुष्य बनिए और मानवता के नाते ऐसे पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करिए और प्रयास करिए कि आप उनके बच्चे को धीरे धीरे नॉर्मल पे ले आएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% आप ठीक कर देंगे, काफ़ी हद तक आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये विषय हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये बहुत गहरा विषय है। अगर आप लोगों के पास कुछ प्रश्न हो, कुछ क्वेरीज हों, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ, जनरल आप लोगों के लिए भी था, जानकारी के लिए, आप अपने बच्चों का इलाज खुद मत करिएगा, वो तो डॉक्टर से करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई आप लोगों को कुछ पूछना हो तो नंबर आपको हमारा दिखाई दे रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपने पेशेंट्स का, बच्चों का पूरा ध्यान रखिए।